नमस्कार, आदाब। मैं हूं त्रिदीप रमन। वोट करेगा यूपी में आपका स्वागत है, एक ऐसे प्रोग्राम में जो बयां करता है यूपी चुनाव 2012 की एक सही और सच्ची तस्वीर। यह वही धरती है जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। ये महाकवि सूरदास, स्वामी हरिदास और कबीर रस खान की धरती है। इसके चारों ओर 4 शिव मंदिर स्थित हैं। इस कारण शिव जी को यहाँ का कोतवाल कहा जाता है। यह धरा साक्षी है असत्य पर सत्य के विजय की। आइए इसी पवित्र धरती का वृतांत सुनते हैं सफरनामा में। मैं मथुरा हूं। मैं वही धरती हूं जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। एक ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध हूं मैं लंबे समय से प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता का केंद्र रहा हूं। भारतीय दर्शन कला और साहित्य के निर्माण तथा विकास में मेरा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महाकवि सूरदास, संगीत के आचार्य स्वामी हरिदास, स्वामी दयानंद के गुरु स्वामी विरजानंद, कबीर रस खान आदि महान आत्माओं से मेरे इस क्षेत्र का गहरा नाता रहा है। मैं मंदिरों का शहर हूं, जहां आस्था और श्रद्धा का समागम सदियों से होता रहा है। ओम कृष्णा हरे जय कृष्णा हरे गुरुवायूरप्पा। मेरे चारों ओर 4 शिव मंदिर हैं। पूर्व में पिपलेश्वर, दक्षिण में रंगेश्वर, उत्तर में गोकर्णेश्वर और पश्चिम में भूतेश्वर महादेव का मंदिर है। चारों दिशाओं में स्थित होने के कारण शिवजी को मेरा कोतवाल कहा जाता है। मेरी धरती पर बसा वृंदावन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गवाह है। गवाह है कंस की क्रूरता का। साक्षी है असत्य पर सत्य की जीत का। मेरे इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही आप भक्ति रस में डूब जाएंगे। ब्रज की संकरी गलियों में सजी दुकानें आपका मन मोह लेंगी। मेरी गोद में बैठकर सूरदास ने भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया था। रसखान मुसलमान होकर भी कृष्ण भक्ति में आकंठ डूबे हुए थे। ये मेरा ही प्रताप था कि मीरा ने राजसी सुख को त्याग कर वैराग्य धारण कर लिया था। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र द्वारा स्थापित नील वाराह और श्वेत वाराह मंदिर यहीं अवस्थित थे, जिनमें श्री केशव देव जी की मूर्ति भी स्थापित की गई। लेकिन अफसोस कि उसे मुगल शासक औरंगजेब ने मिटा दिया था। बाद में कुछ भक्तों ने औरंगजेब द्वारा स्थापित मस्जिद के पीछे केशव दास जी के नए मंदिर का निर्माण करवाया, लेकिन आज इसकी वजह से सांप्रदायिक सद्भाव गड़बड़ हो रहा है। मेरे क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मैं वर्ष भर देसी और विदेशी पर्यटकों से भरा रहता हूं। मेरी होली विश्व भर में प्रसिद्ध है। मेरी लठमार होली खेलने और देखने के लिए तो विश्व भर के कृष्ण भक्तों का यहां तांता लगा रहता है। मैं आज देश की ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा हूं। मेरे यहां स्थापित रिफाइनरी हजारों हाथों को काम और रोटी मुहैया कराती है। मथुरा का पेड़ा
दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो यहां एक कुटीर उद्योग का रूप भी ले रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि की अपार संभावनाएं हैं। यमुना के किनारे बसे होने के कारण मेरी भूमि अत्यंत उपजाऊ है। मैं गन्ने और आलू की खेती के लिए जाना जाता हूं, लेकिन कुछ साल से सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के कारण मेरे किसानों की स्थिति दयनीय हो रही है। इस असुर समय के नाक फांस में फंसी हमारी सरल हंसी की विरल सांस बन लौटना झिलमिल सपनों के हर मुकाम पर। चुनाव का मौसम है तो भगवान श्री कृष्ण की इस पवित्र नगरी के मिजाज पर भी सियासी आडंबरों का डेरा है। वातावरण में चुनावी शोर है, नारे परचम और इरादों की मध्यम धमक है, पर कुछ ऐसा भी है जहां तक नजरें पहुंच नहीं पाती इतनी आसानी से। आइए सियासी नेपथ्य के उन्हीं बतकहियों का खुलासा करते हैं चुनावी चटपट में। एनआईए ने संघ के कुछ प्रमुख लोगों की गिरफ्तारी का अनुमोदन गृह मंत्रालय को भेज दिया है। अब सिर्फ कांग्रेस की हामी का इंतजार है। कमल चौहान की गिरफ्तारी का भी लंबे समय से इंतजार था, जो समझौता एक्सप्रेस बम कांड के मुख्य आरोपी हैं। एनआईए को लगता है कि इनकी गिरफ्तारी में बहुत देर हो गई। वहीं जब एमके नारायणन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे तो उन्होंने संघ के कुछ प्रमुख लोगों के खिलाफ कई सबूत इकट्ठा किए थे। बाद में उन्होंने आडवाणी से मिलकर ये तमाम दस्तावेज उन्हें दिखा दिए थे। तब आडवाणी से कोई जवाब देते नहीं बना था। अब केंद्र सरकार पशोपेश में है कि यूपी में इतना महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है और इसके दरमियान अगर संघ नेताओं की गिरफ्तारी हो गई तो उमा भारती की अगुवाई में भगवा पार्टी जरूर इस मसले को वोटरों में भुना लेगी। वहीं कांग्रेस में एक वर्ग का मानना है कि संघ नेताओं की गिरफ्तारी के बाद अगड़े हिंदू वोटों का रुख चाहे जो भी हो, कम से कम मुस्लिम वोटरों का रुझान तो यकीनन कांग्रेस की ओर बढ़ेगा। कांग्रेस हाईकमान को इस बारे में अपना अंतिम निर्णय लेना है। सियासत की खट्टी मीठी कच्ची पक्की खबरों के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं। हम यूं गए और यूं आए। यूपी वोट करेगा। यूपी वोट करेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम वोट करेगा यूपी में, जहां हर कदम सच और केवल सच झंकृत होता है। उम्मीदों के आकाश पर हौले हौले परवान चढ़ती है जन आकांक्षाएं। हमने मथुरा की जनता की राय शुमारी, एनटीआई मीडिया के गहन शोध और अपने चुनावी विशेषज्ञों की राय को खंगाला निखारा है आज के वोटरनामा में। नमस्कार। ऐतिहासिक महत्व का क्षेत्र है मथुरा। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रही है। सीवर और औद्योगिक कचरे से पवित्र यमुना पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चलते, यमुना का तो अब श्रद्धालु आचमन भी नहीं कर पा रहे। पुराना शहर है, गलियां हैं, जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से नालियां अक्सर जाम रहती है। बरसात में तो स्थिति और भी नारकीय हो जाती है। मथुरा में चांदी की मंडी है, अक्सर व्यापारी बाइकर्स गैंग का शिकार हो जाते हैं। उद्योग धंधे ठप पड़े हैं। लोकसभा में क्षेत्र की नुमाइंदगी छोटे चौधरी यानी अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी करते हैं। ज्यादातर दिल्ली में रहते हैं, क्षेत्रवासियों को कम ही उपलब्ध हो पाते हैं, लेकिन इस बार विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और जयंत की जीत जाट मतदाताओं की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है। सो सभी गिले शिकवे भुलाकर जाट छोटे चौधरी यानी जयंत के पक्ष में लामबंद हो गए हैं। अरविंद जी, यहाँ के जितने भी प्रत्याशी हैं अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू श्री गणेश करने से पहले यमुना की पूजा आचमन करते हैं, पर यमुना किसी के लिए मुद्दे में नहीं है, एजेंडे में नहीं है। कर्मकांड और दिखावा बन के रह गया है। गंगा सफाई, जमुना सफाई, ये पहली कंस्टिट्यूंसी है मुझे लगता है काफ़ी दिनों से जब हम चर्चा कर रहे हैं
जो अगड़ा डोमिनेटेड है एकदम शुद्ध रूप से, जाट और ब्राह्मण और ठाकुर ये वोटर यहाँ सबसे ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। और यहाँ जो और गणित हम गिनते रहते हैं जैसे मुसलमान वोटों की गिनती बहुत कम है। तो उस लिहाज से ये अजीत सिंह को और बीजेपी को सूट करने वाली कंस्टिट्यूंसी है। अरविंद जी, मथुरा की एक ओवरऑल चुनावी तस्वीर क्या दिख रही है आपको? पूरे मथुरा में आमतौर पे अगला वोट होने से बीजेपी और आरएलडी कांग्रेस की लड़ाई होगी। मथुरा में अगड़े वोटर निर्णायक हैं, इस वजह से यहां मुख्य लड़ाई कांग्रेस रालोद गठबंधन और भाजपा की होने वाली है। बसपा और सपा भी बीच बीच में मुकाबले में शामिल होती रहेगी। आइए अब हम चलते हैं मथुरा संसदीय क्षेत्र की पहली विधानसभा सीट मथुरा की ओर। नए परिसीमन में मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र के 1 दर्जन गांव को गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र से जोड़ दिया गया है, जबकि मथुरा शहर के बाहरी इलाके में स्थित करीब 2 दर्जन रिहायशी कॉलोनियों को गोवर्धन से हटाकर मथुरा वृंदावन क्षेत्र में शामिल किया गया है। यमुना का प्रदूषण प्रमुख समस्या है। यमुना सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए बहा दिए जाते हैं, पर यमुना का पुनरुद्धार नहीं हो पा रहा। पुराना शहर है, सीवर लाइनें जाम रहती है, विकास के नाम पर पूरा शहर खुदा हुआ है। बिजली एक बड़ी समस्या है, मीठे पानी की समस्या है तो पानी भी खरीद कर पीना पड़ता है। सर्वत्र गंदगी का आलम है। कांग्रेस से वर्तमान विधायक प्रदीप माथुर पुनः चुनावी मैदान में है। भाजपा से देवेंद्र शर्मा, बसपा से वृंदावन नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा शर्मा और सपा से अशोक अग्रवाल पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। यहां बसपा, सपा और कांग्रेस में त्रिकोणीय मुकाबला लगता है। अशोक अग्रवाल कई दलों में कोशिश की इन्होंने टिकट के लिए, अंत में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। शहर के वोट के हिसाब से अग्रवाल वोट भी, बनिया वोट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ठाकुर वोट हैं, ब्राह्मण वोट हैं। और मेरे हिसाब से सपा यहाँ टिकट पाने के बावजूद वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, इसकी मुझे कम उम्मीद लगती है। मुझे लगता है कि अभी भी कांग्रेस और बीजेपी की ही यहाँ लड़ाई होगी। बसपा अरविंद जी को मुकाबले में दिखती नहीं, ब्राह्मण मतदाताओं के होने के बावजूद, और दलित वोट भी यहाँ इतने निर्णायक नहीं है, इसलिए यहाँ मुकाबला कांग्रेस रालोद गठबंधन और भाजपा के बीच लगता है। आइए अब हम चलते हैं मांट विधानसभा सीट की ओर। परिसीमन में मांट में बलदेव के 3 दर्जन गांव को शामिल किया गया है, जिनमें से ज्यादातर जाट बहुल गांव हैं। मांट के 2 दर्जन गांव को छाता में शामिल कर लिया गया है, जो अधिकांश गुर्जर और मुस्लिम बहुल गांव हैं, जिससे यहाँ के जातीय आंकड़े बदल गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र है, धान गेहूं ज्वार बाजरा मुख्य फसलें हैं, बिजली के दर्शन कभी कभार ही होते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे में किसानों की भूमि अधिग्रहण का मामला किसानों में रोष पैदा करता है। उचित मुआवजा की मांग है। पक्की सड़कों के नाम पर गड्ढे हैं। वर्तमान विधायक श्याम सुंदर शर्मा पिछले 6 बार से लगातार जीत रहे हैं, कभी कांग्रेस की टिकट पर तो कभी निर्दलीय जीत रहे हैं। इस बार बतौर निर्दलीय मैदान में हैं। भाजपा से पूर्व विधायक प्रणत पाल सिंह, बसपा के ठाकुर रामपाल सिंह पिछले चुनाव में आरएलडी के प्रत्याशी थे। सपा से संजय शर्मा पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा के पुत्र हैं। आरएलडी से स्वयं सांसद जयंत चौधरी मैदान में हैं और एक्सप्रेसवे के आंदोलनकारी किसान नेता राम बाबू कटेलिया भी मैदान में बतौर निर्दलीय डटे हैं। यहां जयंत चौधरी और श्याम सुंदर शर्मा के बीच आमने सामने का मुकाबला लगता है। अरविंद जी, बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है यहाँ। श्याम सुंदर शर्मा लगातार 6 बार से जीत रहे हैं। जयंत चौधरी कितनी चुनौती दे पाएंगे? वो जयंत चौधरी को कितनी चुनौती दे पाएंगे ये देखना है। दोनों काफ़ी मजबूत लोग होने चाहिए। अरविंद जी, पहले जो क्षेत्रवासी थे जयंत से थोड़े नाराज थे, पर लगता है पूरा जाट समुदाय अब लामबंद हो गया है। वो भी नहीं है, कंस्टिट्यूंसी के रिऑर्गेनाइजेशन में जाट वोट बढ़ गए हैं, तो वो काफ़ी मजबूत हो गए हैं। और दूसरा ये है कि फिर पार्टी का वोट अपना भी, कुछ कांग्रेस का कुछ रालोद का, वो उनके हक में चला जाएगा। तो अरविंद जी, मांट के लोग जानते हैं कि 6 महीने के अंदर ये सीट खाली होने वाली है, तो उनको जयंत को वोट देना व्यर्थ तो नहीं जाएगा? आगे कहीं असल में कई तरह की चीज़ें गिनती चलती रहती हैं। आगे जो भी लखनऊ की सत्ता बननी है, तो आपको लगता है कि कहीं उप मुख्यमंत्री पद का दावा करना रालोद और उसका रोल एक होने वाला है। अब क्या तस्वीर बनती है उस पर निर्भर करेगा। तो नहीं है, काफी मजबूत। जयंत की चुनौती कहीं से भी कमजोर नहीं है, ऐसा मानना है अरविंद मोहन का। और श्याम सुंदर शर्मा के लिए इस बार मुकाबला थोड़ा मुश्किल लगता है। यहाँ रहबरों को रोज कोसे जा रहे हैं, आप फिर किसके भरोसे जा रहे हैं? जा रहे हैं भीड़ के पीछे निरंतर, किंतु अपना मन मसोसे जा रहे हैं। आपकी रहबरी और भरोसे को कायम रखने की गरज से हम फिर लेकर हाजिर होंगे वोटरनामा, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। करेगा यूपी, यूपी वोट करेगा, यूपी वोट करेगा। करेगा यूपी, यूपी वोट करेगा, यूपी वोट करेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है यूपी चुनाव के एक अनोखे सफर में, जो मथुरा की जनता के मन मिजाज का सही मायनों में आईना है। आइए इसी आईने को साक्षी मान सच का अन्वेषण जारी रखते हैं वोटरनामा में। आइए अब रुक करते हैं छाता विधानसभा क्षेत्र की ओर। परिसीमन के बाद इस क्षेत्र में ठाकुर और मुस्लिम बहुल करीब 3 दर्जन गांवों को शामिल किया गया है। छाता कोशी को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन आज यहां की अधिकांश फैक्ट्रियां बंद है। एक शुगर मिल है, सड़कों की हालत तो बेहद जर्जर है। बसपा ने अपने वर्तमान विधायक लक्ष्मी नारायण चौधरी को पुनः मैदान में उतारा है। आरएलडी कांग्रेस गठबंधन से ठाकुर तेजपाल सिंह, जो पूर्व मंत्री हैं, वो मैदान में हैं। सपा से पहली बार चुनावी सफर में उतरे हैं लोकमणि जादौन, और भाजपा ने तरुण सेठ को चुनावी मैदान में उतारा है। अजीत सिंह के दबदबे वाला क्षेत्र है यह। यहाँ जातीय समीकरण हावी रहता है। यहाँ आरएलडी और बसपा के बीच आमने सामने की भिड़ंत लगती है। छाता में परिसीमन के बाद जातीय समीकरण काफी हद तक बदल गया है। फिर कई और मुद्दे हैं, सिटिंग एमएलए से नाराजगी है। फिलवक्त तो छाता का चुनावी माहौल अजीत सिंह के पक्ष में आता दिख रहा है। आइए अब हम चलते हैं बलदेव विधानसभा क्षेत्र की ओर। परिसीमन के बाद यह नया विधानसभा क्षेत्र गठित हुआ है। परिसीमन से पूर्व यह गोकुल विधानसभा सीट थी। सुरक्षित सीट है। 3 दर्जन जाट बहुल गांवों को मांट में शामिल करने से इस विधानसभा में जातीय आंकड़ों में बदलाव आया है। पिछड़ा और ग्रामीण क्षेत्र है। शिक्षा के क्षेत्र में भले 1 दर्जन से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज और एक डिग्री कॉलेज खुल गया हो, लेकिन प्राथमिक स्कूलों की हालत अब भी जर्जर है। क्षेत्र में बेरोजगारी का आलम है। भाजपा से पूर्व विधायक अजय पोया, आरएलडी कांग्रेस से पूरन प्रकाश, बसपा से पहली बार चुनाव में उतरे चंद्रभान सिंह उर्फ पप्पू प्रधान, और सपा से अनिल दिवाकर मैदान में हैं। ये रालोद का गढ़ माना जाता है। यहाँ रालोद और बसपा के बीच सीधी भिड़ंत लगती है। पिछले चुनाव में बसपा के रावत ने जीत दर्ज की थी। यहाँ से जी थी, कैंडिडेट बदला है और कैंडिडेट बदलने से भी बहुत फर्क पड़ा हो ऐसा लगता है। राजकुमार रावत इसलिए जीत पाए थे कि रालोद ने अंत समय पे अपना उम्मीदवार बदल दिया था। और दूसरा ये है कि पिछली बार रालोद अलग खेमे में थी। थोड़ा मेरे हिसाब से सामाजिक बेस और पॉलिटिकल गठबंधन में मेल नहीं था। बसपा के लिए अजीत सिंह के गढ़ में सेंध लगाना थोड़ा मुश्किल लगता है अरविंद मोहन को। आइए अब हम चलते हैं मथुरा संसदीय क्षेत्र की आखिरी विधानसभा सीट गोवर्धन की ओर। परिसीमन के बाद इस सीट को सामान्य कर दिया गया है। पहले यह सुरक्षित सीट थी। इसमें मथुरा वृंदावन विधानसभा के करीब 1 दर्जन ठाकुर बाहुल गांवों को शामिल किया गया है। धार्मिक क्षेत्र है। गिरिराज जी की परिक्रमा होती है, मंदिर हैं, लाखों श्रद्धालु आते हैं। लेकिन क्षेत्र में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। श्रद्धालु यमुना नदी का हाल देखकर दुखी होते रहते हैं। राजस्थान और हरियाणा सीमा का फायदा उठाकर अपराधी वहां भाग जाते हैं। बिजली नहीं आती, स्वच्छ मीठा पेयजल बड़ी समस्या है, सड़कें खस्ता हाल है। भाजपा से कारिंदा सिंह पहली बार मैदान में उतरे हैं। सपा से प्रीतम प्रधान, यह भी नया चेहरा है। बसपा से विधायक राजकुमार रावत और आरएलडी से मेघ श्याम सिंह मुकाबले में हैं। यहां रालोद और बसपा के बीच आमने सामने की लड़ाई लगती है। अरविंद जी, धार्मिक क्षेत्र है पर अपराधियों का बहुत बोलबाला है। ये धर्म में अधर्म कैसे आ गया? कैसे आ गया, दूसरा कोई काम नहीं है भाई लोगों को। या तो धर्म का बिजनेस करेंगे और धर्म का बिजनेस नहीं होगा तो अपराध का करेंगे। बाकी काम काज सब खत्म हो गया पूरे इलाके से। अरविंद जी, अगर पूरे मथुरा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो आपको क्या एक सम्यक तस्वीर दिखती है? देखिए, मोटे तौर पे मथुरा में बसपा पहले ठीक ठाक पोजीशन में थी, लेकिन आरएलडी कांग्रेस अलायंस होने के बाद से चीज़ें बदली हैं। अरविंद जी का कहना है कि मथुरा संसदीय क्षेत्र में भले ही पहले बसपा ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया हो, पर इस बार उसकी राह मुश्किल लगती है, क्योंकि यहाँ पर रालोद और कांग्रेस गठबंधन बड़ी तेजी से उभरा है और जातीय समीकरण जो यहाँ पर है ब्राह्मण, जाट और ठाकुरों का, वो कांग्रेस रालोद गठबंधन को फेवर करता नजर आता है।
इस सियासी महाभारत से अब बाहर निकलने का समय आ गया है। समय आ गया है कि आपके अधरों पर एक चुटकी मुस्कान मली जाए। जरा हटके, इसी की तो एक वानगी है। महंगाई बढ़ती जा रही है और जनता बहुत 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 परेशान है। लगातार 4-5 बार पेट्रोल के दाम बढ़ गए। तो मेरे एक मित्र बाइक लेके पेट्रोल पंप पे पहुंचे, तो पेट्रोल पंप वाले लड़के ने पूछा, साहब कितने का डाल दूं? तो उन्होंने कहा, डाल मत, 10 रुपए का छिड़क दे, मुझे तो इसमें आग लगानी है। क्या करे आदमी, जीना मुहाल है, मुश्किल है, बदहाल है। तब वोटर क्या करे? कहीं ना कहीं वोट डालेगा, लेकिन हर तरफ उसे धोखे ही धोखे मिलने वाले हैं कि इस दल में फिर उस दल में सब गोते खाते घूम रहे। कभी जिसको इस दल में टिकट नहीं मिलता दूसरे दल में भागता है, तीसरे दल में भागता है कि कहीं से उसके टिकट मिल जाए, उसका टिकट फाइनल हो जाए। और जिनके कट गए वो बेचारे टेलीविज़न पे आंसू बहा रहे हैं कि इस दल में फिर उस दल में सब गोते खाते घूम रहे। जिनके टिकट कट गए वो सब रोते रोते घूम रहे। पति जी अगर चुनाव लड़े तो पत्नी दर दर डोल रही। दादाजी को वोट मांगते नाती पोते घूम रहे। दादाजी को वोट मांगते नाती पोते घूम रहे। ये लौ बचा लो जो थक के किरदार की हथेली से गिर पड़ी है। ये लौ बचा लो, यहीं से उठेगी जुस्तजू फिर बगुला बनकर। यहीं से उठेगा कोई किरदार फिर इसी रोशनी को लेकर। आज बस इतना ही। कल हम फिर होंगे हाजिर यूपी के किसी और संसदीय सीट का संपूर्ण चुनावी लेखा जोखा लेकर। आज के प्रोग्राम का समापन हम कवि कैलाश गौतम की कविता घर फूटे गलियारे निकले से करेंगे। आज बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात इसी वक्त, इसी प्रोग्राम में, इसी चैनल पर। तब तक के लिए त्रिदीप रामायण और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम को दे इजाजत। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। घर फूटे गलियारे निकले, आंगन गायब हो गया। शासन और प्रशासन में अनुशासन गायब हो गया। त्योहारों का गला दबाया बदसूरत महंगाई ने। आंख मिचौली हंसी ठिठोली छीना है तन्हाई ने। फागुन गायब हुआ, हमारा सावन गायब हो गया। शहरों ने कुछ टुकड़े फेंके, गांव अभागे दौड़ पड़े। रंगों की परिभाषा पढ़ने कच्चे धागे दौड़ पड़े। चूसा खून मशीनों ने, अपनापन गायब हो गया। नींद हमारी खोई खोई, गीत हमारे रूठे हैं। रिश्ते नाते बर्तन जैसे घर में टूटे फूटे हैं। आंख भरी है गोकुल की, वृंदावन गायब हो गया।